राजीव जी, एक शब्द के हेरफेर के साथ जरा इस वाक्य का प्रयोग करूंगा। बदल चुका है कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन बदल रहा है। आगे विस्तार में जाएं उससे पहले रविकांत जी ने रामलीला मैदान का जिक्र किया, आपने भी किया है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए छोटी छोटी जानकारियां कि रामलीला मैदान का ऐतिहासिक महत्व है हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में। आजादी के आंदोलन में बापू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सबकी बहुत पसंदीदा जगह थी रामलीला मैदान। यहां सभाएं हुआ करती थी जी। आजादी के बाद, भारत पाकिस्तान के दोनों युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने और उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने, दोनों लोगों ने वहां पर सभा की थी। जयप्रकाश नारायण ने इसी रामलीला मैदान से शंखनाद किया था श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इसी रामलीला मैदान में 28 जनवरी 1961 को महारानी एलिजाबेथ ने भी भाषण दिया था, जिनकी दास्ता से हम लोग आजाद हुए हैं। और इसी रामलीला मैदान में दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध और विशाल रामलीला के आखिरी दिन रावण का दहन भी होता है। तो ये रामलीला मैदान प्रतीकात्मक रूप से, और अभी हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, चाहे रामदेव का आंदोलन हो, ये सब आंदोलन भी इसी रामलीला मैदान से शुरू हुए और उन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं रामलीला मैदान से शुरू हुए आंदोलनों ने। और कल जब, जैसे जयराम रमेश गठबंधन की जगह जनबंधन कह रहे हैं जी, कल जब इस जनबंधन की बड़ी सभा होगी तो वो जो आपका दावा है कि चुनाव बदल चुका है, तो वो कल से और ज्यादा तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा। अब हम बिंदुवार मीमांसा करें इस चुनाव की। जब चुनाव शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया नाम का गठबंधन है, न तो ये सीटों की साझेदारी कर पा रहा है, न इसकी तैयारी समय से शुरू हुई है, न इसका अभियान शुरू हुआ है समय से। लेकिन अब जाकर हम ये कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ टाइमली हो रहा है। हो सकता है हमें थोड़े दिनों बाद ऐसा लगे कि अगर उस वक्त शुरू हो गया होता ये सब, तो अब तक उसकी गर्मी भी कम हो गई होती। चुनाव बहुत लंबा है सर, 2 जून तक चलना है, पूरे 1.5-2 महीने चुनाव है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो टाइमलाइन तय की है कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने, वो सही सही तय की है। और अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दुर्भाग्य यह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे संयोग से, दुर्योग से उनके खिलाफ जो मुद्दे हैं वे सामने आते जा रहे हैं। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो। नोटबंदी के मामले में 4-1 के फैसले से, 4 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, और उसमें जो असहमत न्यायमूर्ति थी श्रीमती नागरत्ना, जिनका भी आदरणीय प्रेम कुमार जी ने जिक्र किया, संयोग है कि इतने दिनों पुराने फैसले में, जिसमें यह कहा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि नोटबंदी का फैसला सही था, लेकिन वो जो एक असहमत न्यायमूर्ति थी, उनका बयान आज सामने आ गया किसी और संदर्भ, किसी और अवसर पर, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 98% नोट वापस आ गए थे। तो सारी चीजें बीजेपी और मोदी के खिलाफ प्रकट होती जा रही हैं, और जनता के बीच में यह माहौल बनना शुरू हो चुका है कि नहीं, अब बहुत हो चुका, आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दे रहे हैं विपक्ष को, बराबरी से चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा। न केवल डीबी लाइव और हम लोग, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस पर नजर रखे हुए है कि भारत में चुनाव हो रहे हैं, लोगों को आजादी से चुनाव करने का, वोट देने का अवसर मिले, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना इस बात का पर्याप्त परिचायक है कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में अति हो रही है, सत्ता की अति हो रही है। इसलिए अब चुनाव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग ज्यादातर सीटों पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो गए। जहां बचे हैं, जिनके अगले चरण में चुनाव है, वो भी 2-4 दिन में नाम सामने आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि बीजेपी के पास, बीजेपी के हताश होने की सबसे बड़ी वजह यह है, जो रविकांत जी ने भी इशारे में कहा, बहुत स्पष्ट कहा, कि बीजेपी और मोदी को मुद्दा नहीं मिल पा रहा। वे किसी एक कोर इशू के साथ चुनाव में नहीं जा पा रहे। और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम दल, तेजस्वी यादव हो,
वे अपने मुद्दों पर अडिग हैं, अटल हैं। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा, और वे चिढ़ नहीं रहे, वहां से एक इंच भी इधर से उधर नहीं हो रहे हैं। यही बीजेपी की हताशा का कारण है। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनाव बदलता जा रहा है और जैसे जैसे दिन जनता जो है वो हमको अनाज दे दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे, ऐसा है? राजीव जी, जनता भोली नहीं है। जनता हमारे देश की बहुत परिपक्व है। दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम अपने पुराने आजमाए हुए नुस्खों पर ही इस चुनाव में जाना चाहता है। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वे हिंदुत्व के मुद्दे पर ही फिर से चुनाव में जाएंगे और जीत जाएंगे। इसीलिए जैसे उन्होंने शक्ति शब्द की ऐसी मीमांसा कर दी जैसा भाव राहुल गांधी का था ही नहीं। कोई साधारण से साधारण स्कूली बच्चा भी समझ सकता था उस शक्ति से आशय पावर से है, सत्ता से है, ताकत से है। लेकिन उन्होंने अपने इकोसिस्टम में उनको अपनी ही अनुगुण सुनाई देती रहती है। वो एक ऐसे इको चैम्बर में रहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और उनके समर्थक, उनके भक्त, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिस गुफा में है, वो जो रागमाला आलाप रहे हैं, वही पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जबकि उनकी उस गुफा के बाहर देश बहुत बड़ा है। देश में वे मुद्दे चल रहे हैं जिनके जवाब बीजेपी और मोदी के पास नहीं है। आपने ठीक उदाहरण दिया 2014 के चुनाव का। बहुत सारी कामयाबियां थी यूपीए 2 के हाथ में, उसके खाते में बहुत कुछ था, फिर भी जनता ने उसे नकार दिया। आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी के खाते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर वे जनता में जाएं। इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि वे अपने ही आजमाए हुए नुस्खों पर चुनाव में जाएंगे। अभी आप देखिएगा जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे, वे अपने हिंदुत्व के राग को अलापेंगे, हिंदू मुसलमान को अलापेंगे। जैसे कर्नाटक में भी उन्होंने पूरी कोशिश की बजरंग दली और बजरंग दल को समकक्ष रखकर, वहां पर वे मात खा चुके हैं इस नुस्खे पर। इसके बावजूद चूंकि उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वे लौट फेर कर राम मंदिर पर आएंगे, हिंदुत्व पर आएंगे, हिंदू मुसलमान पर आएंगे, पाकिस्तान पर आएंगे। जैसे अभी से कहना शुरू कर दिया राजनाथ सिंह ने और अमित शाह ने कि जैसे पाकिस्तान ने जिक्र कश्मीर तो अपना ही हिस्सा है, वहां के मुसलमान भी हमारे भाई हैं। अरे भाई, पहले हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उन्हीं को अपना भाई मान लो, फिर पीओके के मुसलमानों की चिंता करना। इससे ऐसा लगता है उनको समझ में तो आ रहा है कि मुद्दे नहीं है उनके पास, और विपक्ष में जो ताकतें हैं, जो पार्टी और गठबंधन है, वो जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, वो गठबंधन बात कर रहा है। इसलिए मैं इसे मुद्दा विहीन चुनाव तो नहीं कहूंगा। मुद्दा विहीन है बीजेपी और मोदी के लिए, उनको मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए बार बार अपने उन्हीं पुराने ठटकर्मों पर वे लौटकर आ जाते हैं। अंतिम बात, प्रशांत जी की बात से सहमत होते हुए कि देश की जनता इतनी परिपक्व है, उसका जो राजनीतिक विवेक है वो इतना सुरुचिपूर्ण है, इतना सोचा समझा हुआ है कि जब उसे फैसला करना होता है तब वो फैसला कर देती है। दुनिया की कोई ताकत उसे वैसा फैसला करने से रोक नहीं पाती। जी, मैं 1980 का स्मरण करता हूं। हम सब लोग उस वक्त स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। इंदिरा गांधी की जब वापसी हुई, तब आधी रात को रेडियो पर बीबीसी के बुलेटिन में, हम लोग सब उस वक्त उसी पर आश्रित थे, हमारे अभिभावक लोग रेडियो ही सुनते थे। तब उस पर मैंने सुना था, मुझे आज भी वो बात याद है कि भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व है जितना दुनिया कल्पना नहीं कर पाती है। वो 1977 में इंदिरा गांधी को हराती है और 1980 में वापस ले आती है। वैसे ही परिपक्वता 2014 में भी दिखाई थी उसने। मैं मानता हूं उस वक्त जनता ने जो फैसला किया था वो फैसला उसका सही था। अगर यूपीए सरकार की विफलताएं जो बताई गई, परोसी गई थी, तब उसे ऐसा लगा कि एक बार किसी और को आजमाया जाए, उसने मोदी को आजमाया। हम उसके जनादेश को गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए अब 2024 में अगर कोई जनादेश वो बदलना चाहती है तो वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी इस देश की जनता के पास है। हमें उसमें भरोसा रखना चाहिए। जी राजीव। जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द कैसे मोदी जी या